झील गांव में एक शांत और सुंदर जगह थी जिसे लोग अक्सर घूमने के लिए पसंद करते थे। लेकिन यह जगह रात होते ही खौफनाक बन जाती थी। कहते थे कि यहाँ एक आत्मा रहती थी जो हर किसी के पीछे पड़ जाती थी जो भी झील के पास जाता। गांव वाले उसे छाया कहते थे। यह आत्मा एक खूबसूरत महिला की थी जो किसी समय इस झील के पास के पुराने हवेली में रहती थी। किसी समय रूपा नाम की एक सुंदर महिला झील गांव के पास हवेली में रहती थी। रूपा का एक सुंदर और खुशहाल जीवन था, लेकिन एक दिन एक डरावना हादसा हुआ। रूपा का पति सुरेश एक व्यापारी था जो अक्सर यात्रा पर रहता था। एक दिन उसकी वापसी के समय गांव में एक तूफान आया। सुरेश की लाश कभी नहीं मिली। रूपा का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह एक अंधेरे रहस्य में खो गई और उसके बाद वह कभी न दिखी। कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा कि झील के किनारे एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई दिखाई देती है। जब भी कोई झील के पास जाता, वह परछाई उसके पीछे लग जाती और धीरे धीरे उसका पीछा करती थी जब तक वह व्यक्ति वापस लौट नहीं आता था। राहुल नाम का एक लड़का झील गांव में आया। वह एक बहादुर लड़का था और इस तरह की अजीब घटनाओं के बारे में उसे और जानने की बहुत जिज्ञासा थी। जब उसने गांव वालों से छाया के बारे में सुना, तो वह ये पता लगाने के लिए तैयार हो गया कि यह सब क्या है। राहुल ने तय किया कि वह रात के समय झील के पास जाएगा और उस रहस्यमयी महिला का पीछा करेगा। रात का समय था और झील के पास सन्नाटा था। जैसे ही राहुल झील के किनारे पहुंचा, उसे उस महिला की सफेद साड़ी और उसकी धुंधली सी परछाई दिखाई दी। बादलपुर गांव में पूजा अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। पूजा की शादी को काफी साल बीत गए थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से गांव के लोग उसे बांझ बांझ कहा करते। आप खाना खा लीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। रमेश खाना खाने बैठा था और बाल्टी में पानी खत्म था। इस वजह से पूजा गांव के पास कुएं से पानी लाने जाती है, लेकिन कुछ औरतें पहले से पानी भर रही थी जो पूजा को अपनी तरफ आता देखकर बातें बनाने लगती है। अरे बंटी की मम्मी देखो, जरा वह बांझी इधर को ही आ रही है, जल्दी जल्दी अपनी बाल्टी लगा दो, कोई उसे पानी भरने मत देना। अरे मेरा बस चले तो उसे इस गांव से ही निकलवा दूं। सुबह शाम इस मनहूस का शक्ल देखकर बस दिन ही खराब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ इसे पानी ही नहीं भरने देते हैं। मौजूद औरतें बातें कर ही रही होती है कि तभी पहुंची। मुझे पानी भरना है, घर में पानी नहीं है और वह खाना खाने बैठे हैं, तो हम क्या करें? हम भी तो पहले से यहाँ पर खड़े हैं। जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमको हाथ भी नहीं लगा सकती। हाँ हाँ, हम तुझे पानी भरने ही नहीं देंगे। अरे तुझे देखकर ही दिन खराब हो जाता है और तू बातें कर रही है। हाथ लगाने नहीं देंगे आप। मुझे अपने हाथों से इस बाल्टी में पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वहां मौजूद औरतें पूजा को पानी नहीं भरने देती हैं और पूजा को अंत में वहां से घर लौटना पड़ता है। अब रमेश भी बिना पानी के ही अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन पूजा को यह बात बहुत बुरी लगती है। पूजा के साथ हमेशा ही गांव की औरतें ऐसा ही व्यवहार करती थीं। अब एक दिन सुबह के समय पानी लाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो देखती है कि उस वक्त भी वहां दो औरतें मौजूद हैं पर पानी भर रही थी। अरे सुबह 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 इस बांझ का मुंह देखना पड़ेगा, तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से पानी भरकर चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, अगर इसने कुएं को छू लिया तो दिक्कत आ जाएगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सुबह सुबह तो फिर चली आई, सारा गांव का कुआं सूखा पड़ा है, अब इस कुएं को भी सुखाना चाहती है। अरे वह सब छोड़, मेरी देवरानी पेट से है। अगर गलती से तूने इस कुएं को हाथ लगाया ना और उसने इस कुएं का पानी पी लिया, तो ना जाने उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए जाती है कि नहीं यहाँ से। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? दीदी, आप लोग ऐसे क्यों बोलते रहते हो? भले ही मुझे बच्चा नहीं हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इसमें सारी गलती मेरी है। तू हमें बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, जो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकी। इतना कहने के बाद वो औरतें पूजा की बाल्टी दूर फेंक देती है। पूजा भी अब उदास मन से घर आ जाती है।
उस दिन के बाद से पूजा का पति रमेश ही कुएं से पानी लाकर उसे दिया करता। पूजा अकेली ही घर में रहा करती। यह कहानी है कलापुर गांव की, जहां सेठ घनश्याम लाल अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। वह गांव वालों को पैसे उधार देकर उनकी जमीन गिरवी रखता था। एक गरीब किसान से कर्ज के बदले जमीन छीनते हुए। तूने वादा किया था कि 1 महीने में पैसे लौटा देगा। अब तेरी जमीन मेरी है। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अंजलि सेठ के घर में काम करती है। वो अपनी माँ सुधा के साथ रहती है। माँ, सेठ जी के घर देर हो गई। तुमने दवा ली? सुधा, हाँ बेटी, ले ली। लेकिन तू काम में इतना मत झोंक, अपनी भी फिक्र कर। अंजलि, सब ठीक है माँ। राघव भी जल्द शादी की बात करेगा। रात का समय सेठ और व्यापारी मनोहर बैठकर बातचीत कर रही हैं। मनोहर बाबू, अगर 10 करोड़ मिले तो पूरे गांव की जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। मनोहर, ये आसान नहीं होगा। गांव वाले मुझ पर भरोसा करते हैं। एक बार दस्तखत हो गए, फिर सब खत्म। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी होकर यह सब सुन लेती है। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। अंजलि, तुम कब से खड़ी हो? तूने कुछ सुना तो नहीं? जी, बस अभी आई। मैंने कुछ नहीं सुना सेठ जी। सेठ अचानक अंजलि का गला दबा देता है। अंजलि छटपटाती है लेकिन मर जाती है। अब कोई खतरा नहीं, अब इसे ठिकाने लगा हूँ। कहाँ ले जाऊं? चालू घर के पीछे गाड़ देता हूँ। सेठ धनी चंद अंजलि को पेड़ के नीचे गाड़ देता है। तभी अचानक धनी चंद के सामने अंधेरा छा जाता है। धनी चंद को कुछ नहीं दिखता। धनी चंद डरने लगता है। अचानक उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है। डर के मारे भाग जाता है। क्या बात है जी, तुम बहुत परेशान से हो? कोई बात हो गई है क्या? धनी चंद कुछ नहीं बोलता, सीधा बेडरूम में चला जाता है। एक समय की बात है जब एक गांव में चुड़ैल का बड़ा आतंक था। उस गांव में चुड़ैल का खौफ था। चुड़ैल के नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। गांव में जैसे ही शाम होती, सब लोग अपने अपने घर में छुप जाते। एक दिन की बात है जब मंगू दुकान पर काम कर रहा था कि तभी मोहन उसे बोला, अरे भैया, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे शाम हो गई है। हाँ, बस मैं अभी यहाँ से निकल ही रहा था। हाँ भैया, जल्दी चलो, वरना कहीं चुड़ैल अपने गांव में ना आ जाए। भैया, बस जा ही रहा हूँ। मंगू अपने दुकान का काम निपटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी लीला आ जाती है। मंगू उसे वहाँ देख बड़ा परेशान हो जाता है। अरे लीला बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई हूँ। माँ कब से आपकी राह देख रही हैं और आप घर नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। मंगू और लीला दोनों घर की तरफ आने लगते हैं कि तभी चुड़ैल की आवाज आती है। क्या बात है? गांव में अभी से इतना सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है सब मेरे डर से जल्दी सो गए। चुड़ैल की आवाज सुनकर मंगू और लीला की हालत खराब हो जाती है। बेटी जल्दी जल्दी चलो, चुड़ैल ने हमें देख लिया तो जान से मार डालेगी। मंगू इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है। मंगू और लीला पीछे मुड़कर देखते हैं। उसके पीछे चुड़ैल है और उसके हाथ में लंबी सी बंदूक होती है। चुड़ैल की नजरों से आज तक कोई नहीं बचा है। जो तुम बचोगे। चुड़ैल, हमें जाने दो, छोड़ दो हमको। अरे 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 अरे, इतना डर किस बात का है भाई? मैंने अभी कहाँ तुमको कुछ कहा। चुड़ैल बात तो मंगू से कर रहा होता है, पर उसकी नजर लीला के ऊपर होती है। वो लीला की खूबसूरती सर से पांव तक देख रहा होता है। ऐ लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? यह मेरी बेटी है। इसे जाने दो चुड़ैल। अरे ओ, मैं तुझसे नहीं, इस सुंदरी से बात कर रही हूँ। दूर हटो। अच्छा जी, इतना गुस्सा आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो मुझे ऐसे बोल सके। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। और अपने साथ ले जाने लगता है। बेचारा लीला का बाप हाथ पैर जोड़ता रह जाता है और रोने लगता है, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं। इधर लीला खुद को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है,
पर चुड़ैल को उस पर भी तरस नहीं आता। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। अब मुझे माफ कर दो। मुझे तू एक नजर में भाग गई, अब मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुड़ैल उसे अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद वह मारने की तैयारी करती है। तभी वहां अंधेरा छा जाता है। लीला को जब समझ नहीं आ रहा होता तो वह चुड़ैल की बंदूक उठाती है और उसके सर पर रखकर गोली चला देती है। चुड़ैल उसी वक्त मर जाती है। आज इससे सबको छुटकारा मिल ही गया, मार डाला मैंने इसे। लीला वहां से फटाफट भाग जाती है। लीला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता और उसकी माँ उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। मेरी बच्ची तो आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर तो उस चुड़ैल के चंगुल से कैसे बचकर भागी। हाँ बेटी, आखिर तो कैसे बचकर आई। मैंने उसी की बंदूक से उसे मार डाला। यह बात सुनकर लीला की माँ और बाबूजी दंग रह जाते हैं, पर वह खुश भी होते हैं कि आखिरकार उनके गांव को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। गांव महरौली की शांत रातों में अचानक एक ऐसा डरावना किस्सा फैलने लगा जिसने हर किसी को सहमा दिया। लोग कहते हैं कि एक चुड़ैल रात के अंधेरे में गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर बाहर जाता है या तो गायब हो जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है। महरौली गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे और परंपराओं में विश्वास करने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में रातों को एक अजीबोगरीब चीख और रोने की आवाज आने लगी थी। किसी ने बताया कि वह आवाज एक महिला की है जो अपनी दर्दनाक मौत के बाद चुड़ैल बन गई है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो उसके रोने की वजह जानने की कोशिश करते हैं। भाग वीरेंद्र की जिज्ञासा। वीरेंद्र गांव का एक पढ़ा लिखा युवक इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा से भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों को अफवाह मानता था, लेकिन जब गांव के उसके दोस्त राजू का लापता होना और फिर जंगल में उसकी हालत पागलों जैसी मिलने की घटना हुई तो वीरेंद्र ने सच का पता लगाने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह उस रात जंगल में जाकर रोने की आवाज की हकीकत को सामने लाएगा। जंगल का रहस्य। अमावस्या की रात वीरेंद्र ने एक मशाल ली और पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ उसे सर्द हवा का एक झोंका महसूस हुआ। दूर से एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज और दर्दनाक होती जा रही थी। वीरेंद्र डरते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ा। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला, जिसका चेहरा छुपा हुआ था, पैर के नीचे बैठकर रो रही थी। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? मैं रंभा हूँ। इस गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ अन्याय किया। मेरे बच्चे को मार दिया और मुझे इस पेड़ से बांधकर जलाया गया। मेरे आंसू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं बदला नहीं ले लेती। उसने चुड़ैल से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा और तुम्हारे दोषियों का सच सबके सामने लाऊंगा। चुड़ैल ने वीरेंद्र को एक चेतावनी दी, अगर तुम अपने वादे से मुकरोगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वीरेंद्र ने गांव लौटकर लोगों से रंभा के बारे में पूछा। उसे पता चला कि कई साल पहले गांव के जमींदार ने रंभा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी हत्या करवा दी थी। वीरेंद्र ने इस सच्चाई को उजागर करने के लिए पंचायत बुलवाई। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई, जमींदार के वंशजों ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने रंभा की आत्मा की शांति के लिए गांव सुतनपुर, एक ऐसा गांव जहां हर तरफ हरियाली थी लेकिन पानी की भारी कमी थी। गांव में केवल एक ही कुआं था जो अब धीरे धीरे सूखने लगा था। लोग उस कुएं पर सुबह से कतार में खड़े रहते थे, लेकिन इस कुएं को लेकर गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं
जो इस कुएं पर रात के समय जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव की औरतें पानी भरने के लिए सुबह सुबह कुएं पर इकट्ठा हुईं। उनमें ममता, जो विधवा थी और अपने 2 बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में काम करती थी, हमेशा सबसे अंत में पानी भरती थी। गांव की अमीर औरतें ममता को हमेशा ताने मारती और उसे पानी भरने से रोकती। अरे ममता, तेरा पानी भरने का कोई हक नहीं, पहले हम पानी भरेंगी, फिर तू। चंपा, गांव की दबंग महिला ने गुस्से में कहा। ममता शांत स्वभाव की थी। उसने धीरे से कहा, मुझे खेतों पर जाने में देर हो जाएगी, मुझे बस 2 बाल्टी पानी भरने दो। लेकिन चंपा और उसकी सहेलियों ने उसकी बाल्टी दूर फेंक दी। ममता बेबस होकर रोती हुई घर चली गई। कुएं पर अनहोनी। कुछ दिनों बाद चंपा की सहेली राधा ने आकर कुएं पर किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने गांव में सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे उसका वहम समझा। एक रात चंपा और उसकी सहेलियां राधा और गीता कुएं पर पानी लेने पहुंची। रात के समय कुआं बेहद डरावना लगता था। चारों तरफ सन्नाटा और केवल झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। तभी कुएं से किसी के कराहने की आवाज आई, पानी, पानी, मुझे मेरा पानी वापस चाहिए। चंपा और उसकी सहेली अंदर गईं। तभी कुएं से एक हाथ निकला और गीता बाल्टी को पकड़ लिया। गीता चीखने लगी, बचाओ, ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। वह हाथ धीरे धीरे गीता को कुएं में खींचने लगा। अगले दिन गीता की लाश कुएं के पास पाई गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि यह उस आत्मा का प्रकोप है जिसे कुएं के पास मारा गया था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कुछ साल पहले ममता को भी चंपा और उसकी सहेलियों ने पानी भरने से रोकने के लिए धक्का दिया था। ममता का पैर फिसल गया था और वह कुएं में गिर गई थी। गांव वालों ने इसे हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। तभी से राधा का आत्मा चंपा और राधा अब रोज डर के साए में जी रही थी। उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और सपनों में ममता की आत्मा उन्हें दिखाई देती। एक रात चंपा ने राधा से कहा, हमें ममता की आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब उसी का बदला है। राधा ने घबरा कर कहा, अगर वो हमें माफ नहीं करेगी तो क्या होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अंतिम सामना। दोनों औरतें तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। तुमने जो किया है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता है। ममता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसके परिवार के सामने अपने गुनाह कबूल करोगी और उनकी मदद करोगी। हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव में एक पुराना वीरान घर खड़ा था। यह घर सुंदर के दादाजी का था, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका पोता सुंदर शादी के बाद इसी घर में रहे। शादी के 1 महीने बाद सुंदर अपनी पत्नी ऋतु के साथ यहाँ रहने आया। यहाँ की हरियाली और शांति ऋतु को बहुत पसंद आई। एक रात गहरी नींद में डूबी ऋतु की आंख अचानक खुली। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और सुंदर को जगाया। सुनिए, बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही है, सुनिए ना। सुंदर ने आलस्य भरी आवाज में कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा, इतनी रात कौन रो सकता है? लेकिन तभी सुंदर के कानों में भी वही आवाज पड़ी। दोनों अचंभे में थे। यह आवाज सच में आ रही है, लेकिन कौन हो सकता है? सुंदर ने कहा। ऋतु ने डरते हुए कहा, बाहर मत जाइएगा, हमें सो जाना चाहिए। अगले दिन सुंदर ने गांव के बुजुर्ग हरिकृष्ण काका से इस बारे में बात की। काका, कल रात हमने किसी के रोने की आवाज सुनी, क्या आपने कुछ सुना? हरिकृष्ण काका हंसते हुए बोले, बेटा, यह तुम्हारा वहम है। जंगलों के बीच रहते रहते दिमाग ऐसी आवाजें गढ़ लेता है। कोई जानवर रहा होगा। लेकिन सुंदर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कई और गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। 4 दिन बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार सुंदर ने फैसला किया कि वह खुद देखेगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। लालटेन लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे देखा। वह जोर जोर से रो रही थी। तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुंदर ने पूछा।
लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम कोमल है। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वे मेरी शादी के खर्चे से बचना चाहते हैं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। सुंदर को उस पर दया आ गई। चिंता मत करो, चलो मेरे घर चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब सुंदर ने कोमल को घर लाया तो ऋतु को यह पसंद नहीं आया। आप इस लड़की को घर में क्यों लेकर आए हैं? हम उसे नहीं जानते, ऋतु ने गुस्से में कहा। सुंदर ने कोमल की कहानी बताई और कहा, यह मेरी बहन जैसी है, हमें इसे कुछ दिनों के लिए सहारा देना चाहिए। ऋतु को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह चुप हो गई। पर चीजें जल्द ही अजीब होने लगी। जिस दिन से कोमल घर में आई, वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बत्ती बिना कारण जल बुझ जाती। एक दिन ऋतु ने देखा कि कोमल अजीब हरकत करने लगी है। ऋतु को डर लगने लगा। वहां से भागी ऋतु ने सुंदर से कहा, यह लड़की सामान्य नहीं है। कल इसके हाथ में चोट लगी थी और आज जख्म बिल्कुल भर चुका है। और यह भगवान की फोटो से इतना क्यों डरती है? ऋतु ने कोमल पर नजर रखना शुरू किया। एक रात ऋतु ने देखा कि कोमल अजीब आवाजों में कुछ बुदबुदा रही है। उसके चारों ओर हवा जैसे ठहर गई हो। ऋतु के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन ऋतु ने गांव के एक बुजुर्ग से यह बात बताई। गंभीर होकर कहा, बेटा, वह लड़की इंसान नहीं लगती, वह आत्मा हो सकती है। यह घर भी वीरान था और यहाँ कई पुराने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। आखिरी रात, उस रात ऋतु और सुंदर ने कोमल पर नजर रखी। आधी रात को उन्होंने देखा कि कोमल कमरे से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही है। सुंदर और ऋतु उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि कोमल पेड़ के नीचे किसी के साथ बात कर रही है। वह एक साया था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सुंदर ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? कोमल ने मुड़कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा और उनके बीच का मामला है। अब तुम नहीं बचोगे। कोमल की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। ऋतु ने पास के मंदिर से लाई हुई हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू की। कोमल जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने बताया कि कोमल नाम की एक लड़की कुछ साल पहले जंगल में मारी गई थी। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही थी। सुंदर और ऋतु ने गांव के मंदिर में हवन करवाया और कोमल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास स्थित था। गांव का नाम था रानीपुर। रानीपुर अपने आप में बेहद शांति का प्रतीक था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सा डर भी छिपा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही इस जंगल में कोई न कोई अदृश्य शक्ति जाग जाती है। कोई उस रहस्यमय शक्ति का सामना नहीं करना चाहता था और इसलिए रात को गांव वाले अपने अपने घरों में ही बंद हो जाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का भी था जिसका नाम था राजू। वह बहुत ही साहसी और दिलेर था। राजू के लिए इस डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात के समय उस जंगल में जाएगा और यह रहस्य उजागर करेगा। राजू के दिमाग में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या सचमुच कुछ अजीब होता है उस जंगल में, या फिर यह सब सिर्फ गांव वालों का डर था। राजू ने अपनी योजना बनाई और एक रात वह जंगल में दाखिल हो गया। उसे जंगल का वातावरण बेहद रहस्यमय लगा। पेड़ पौधे जैसे उसकी तरफ घूर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के अंधेरे में जैसे ही राजू ने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने इधर-उधर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। जंगल में वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी महिला की थी जो दर्द से, राजू ओ राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लोगों के बातों में आकर कहीं मैं फंस तो नहीं गया यार। मुझे तो अभी सही बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में कोई रहता भी है या नहीं? क्यों मैं मरने आ गया यहाँ पे? पता नहीं आगे क्या होगा। अब यहाँ से मैं बच के पाऊंगा, निकल जाऊंगा या नहीं?
अरे ये क्या, ये तो आवाजें भी बंद हो गई यार। अब क्या, पता नहीं इसके अंदर कुछ न कुछ तो होए, तभी ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी अभी। जब आ ही गया हूँ तो अंदर चल के देखता हूँ यार। मरना है तो लड़के मरो, ऐसे क्यों मरना यार। चल देखता हूँ। अरे यार, यहाँ कोई रहता भी है या सालों से तो बंद लगता है पड़ा है यहाँ पे, कोई है ही नहीं। अरे कोई है, कोई है भाई, कोई है तो बता दे हमें, कोई है, कोई है कि नहीं। अरे आ गया तू, बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी, अब आया है तू। आज से 20 साल पहले तूने मुझे मारा था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया है। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, बड़े टाइम के बाद पकड़ में आया है तू। अरे कौन है तू? अरे भला मैं तुझे क्यों मारने लगा? मैं क्यों मारूंगा तुझे? अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल की है, अब तो 25 साल पहले की बात कर रही है। मैं क्यों मारूंगा तुझे? 25 साल पहले राजा विक्रम सिंह का बिगड़ा हुआ औलाद राजवीर था, जो तूने मेरे साथ बहुत ही जबरदस्ती करा। मना करती रही, तू नहीं माना और मुझे इसी हवेली में लाकर दफना दिया। इसलिए तुझे मैं यहाँ तक बुला कर लेकर आई हूँ। तो क्या सोच रहा है कि तू अपनी मर्जी से आया है? नहीं, मैं तुझे यहाँ तक बुलाएगा। अब वही करूँगी तुम्हारे साथ जो तूने आज से 25 साल पहले हमारे साथ किया। बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी तूने मुझे, अब तो नहीं बचेगा। अरे तू जो सोच रही है वो मैं नहीं हूँ बाबा, क्यों मुझे परेशान कर रही है? छोड़ दे मुझे, जाने दे। मैं वो नहीं हूँ जो तू सोच रही है, तुझसे कुछ गलती हो रही है। अरे छोड़ दे मुझे, क्यों हवा में लटका रखी है? मारेगी क्या मुझे? छोड़ दे भाई, यूं हवा में मत लटका। तूने मुझे छोड़ा था जो मैं तुझे छोड़ दूं। इतनी बार कहती रहेगी मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे मरना नहीं। तूने एक बार भी सुनी हमारी बात? तू तो हमें मार ही डाला, मैं कैसे सुनूं तेरी बात? अब मौत का डर कैसा होता है मैं तुझे दिखाऊंगी। तुझे पता चलना चाहिए डर क्या चीज होती है। मरने से पहले पहले तू डरना सीख जा। डरेगा अब मरेगा। Kenapa tak tidur lagi, ha? गांव भरी हुई थी। कहते थे कि वहां आधी रात को एक भूतनी घूमती है, जिसकी चीखें सुनकर किसी भी जीवित इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहानी उसी बावड़ी और उसके भयावह रहस्य की है। चंदवाड़ में एक पुरानी हवेली थी। गांव में रहने वाला एक गरीब मजदूर रामू अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारा करता था। एक दिन संगीता ने रामू से कहा, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमसे ये कर्ज नहीं चुकाया जाएगा।
सेठ जी ने कहा है कि अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो हमारी जमीन छीन लेंगे। रामू ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और काम पर निकल पड़ा। उसी शाम गांव में चर्चा थी कि बावड़ी के पास एक और आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। रामू की दिन भर की मेहनत के बाद वह थककर घर लौटने लगा, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। उसके पास घर पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस डरावनी बावड़ी के पास से होकर गुजरने के। रामू ने हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से उस रास्ते पर बढ़ने लगा। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, उसने एक दर्दभरी सिसकी सुनी। सिसकी इतनी कातर थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घना अंधेरा था। अचानक एक महिला की छवि बावड़ी के पानी में उभरी। सफेद साड़ी में लिपटी वह भूतनी डरावनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? कामुक भूतनी ने एक गूंजती हुई आवाज में पूछा। राजू के होंठ सूख गए, वह घबरा गया। मैं तो बस घर जा रहा हूँ, उसने कांपते हुए कहा। भूतनी की हंसी हवाओं में गूंज उठी। तेरा घर अब यही है, वह बोली और उसके पास आने लगी। रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। भूतनी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक साधु वहां प्रकट हुआ। रुक जा पापिनी आत्मा, आज तेरी मुक्ति का समय है, साधु ने एक मंत्र पढ़ते हुए आज की अमावस्या की इस रात को मैं अंतिम बलि दूंगा। शैतान, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तभी वहां एक शैतान प्रकट होता है। बिल्ला शैतान, तू आ ही गया। शैतान की कसम, अब तहलका मचा दूंगा, तहलका। सेठ करमचंद अपनी हवेली में सो रहे थे। रात के अंधेरे में कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी। तभी किसी चीज की आहट से सेठ की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन है? अरे सलीम, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो, वो भी इतनी रात? सामने क्यों नहीं आते? तभी बिल्ला शैतान उनके सामने आ जाता है। चीखना मत, वरना कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये क्या है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इतनी देर में बिल्ला शैतान उसे दोनों हाथों से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है और कहता है, तिजोरी कहाँ है? सेठ इशारे से कहता है, वहां उस दीवार के भीतर। तभी कमरे से सेठ के चीखने की आवाज आती है। सेठ को शैतान ने बुरी तरह मार दिया होता है और दीवार भी टूटी होती है, जहां से वह शैतान तिजोरी लेकर जा चुका होता है। उधर शैतान उस अघोरी के पास सोने और पैसों से भरी हुई तिजोरी लेकर आता है। आहा, इतना सोना! वाह ले, तूने कमाल कर दिया। इन सबसे मेरा मन नहीं भरेगा। अभी तुझे मेरा और भी काम करना है। फिलहाल मुझे सुंदर कन्याओं की जरूरत है। समझ गया ना तू? सुंदर कन्या जिसे मैं अपनी दासी बना सकूं। जा, मेरा हुक्म है, लेकर आ शहर की सबसे सुंदर लड़कियां। शैतानी बिल्ला बोला, मुझे नहीं पता सुंदरता क्या होती है। मैं बस तू जिसे कहेगा उसे ले आऊंगा। तो तू ऐसा कर, शहर की सभी जवान लड़कियों को उठाकर मेरे पास ला। अगर वो मेरी दासी बनने लायक है तो उसे मैं रखूंगा, और इस काबिल नहीं तो तू उसे खाकर अपनी भूख मिटाना। इसके बाद रोज जगह जगह से वह शैतानी बिल्ला लड़कियों को उठाकर उस तांत्रिक के पास लाने लगा।
उस अघोरी तांत्रिक को जो लड़की पसंद आती उसे वह अपनी गुलाम बना लेता और एक कोठरी में कैद कर लेता। बाकी जो उसको नहीं पसंद आती थी उसे वह शैतानी बिल्ला मार कर खा जाता। पूरे शहर में शैतानी बिल्ले का आतंक मचा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में डर डर के रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक घर में, बहन शीतल, ये लो, मैं ये हनुमान जी का सिंदूर लेकर आया हूँ। पंडित जी ने बहुत पूजा पाठ करके मुझे यह सिंदूर दिया है। इसे तुम अपने पास रखना, यह बुरी बलाओं से तुम्हें बचाएगा। कुछ दिन बाद सब लोग सो रहे होते हैं, तभी शैतानी बिल्ला वहां आ धमकता है। वह शीतल के पास आकर उसे जगाता है। ए लड़की, चल उठ, तुझे लेने आया हूँ। बिल्ला उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। तभी शीतल का भाई राहुल उसे बचाने के लिए शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। रुक जा शैतानी बिल्ले, खबरदार, अगर तूने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो भाग जा यहाँ से। शैतानी बिल्ले को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह राहुल को हवा में उठा लेता है। अब इस हाथ से तेरा पेट फाड़ कर तुझे यहीं मार दूंगा। शैतानी बिल्ला कुछ कर पाए उससे पहले शीतल घर के मंदिर से पंडित जी का दिया हुआ सिंदूर शैतानी बिल्ले के ऊपर छिड़कती है। जय बजरंग बली की। शैतानी बिल्ला जोर जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बदन पर पड़ा सिंदूर आग की तरह जलने लगता है। राहुल उसके चंगुल से छूट जाता है। शीतल उस शैतान के पास जाती है। शैतानी बिल्ला गिड़गिड़ाते हुए उसे सब बता देता है। वह जलकर भस्म हो जाता है। गांव भरी हुई थी। कहते थे कि वहां आधी रात को एक भूतनी घूमती है जिसकी चीखें सुनकर किसी भी जीवित इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहानी उसी बावड़ी और उसके भयावह रहस्य की है। चंदवाड़ में एक पुरानी हवेली थी। गांव में रहने वाला एक गरीब मजदूर रामू अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारा करता था। एक दिन संगीता ने रामू से कहा, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमसे ये कर्ज नहीं चुकाया जाएगा। सेठ जी ने कहा है कि अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो हमारी जमीन छीन लेंगे। रामू ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और काम पर निकल पड़ा। उसी शाम गांव में चर्चा थी कि बावड़ी के पास एक और आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। रामू की दिन भर की मेहनत के बाद वह थककर घर लौटने लगा, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। उसके पास घर पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस डरावनी बावड़ी के पास से होकर गुजरने के। रामू ने हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से उस रास्ते पर बढ़ने लगा। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, उसने एक दर्दभरी सिसकी सुनी। सिसकी इतनी कातर थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घना अंधेरा था। अचानक एक महिला की छवि बावड़ी के पानी में उभरी। सफेद साड़ी में लिपटी वह भूतनी डरावनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? रामू, भूतनी ने एक गूंजती हुई आवाज में पूछा। राजू के होंठ सूख गए, वह घबरा गया। मैं तो बस घर जा रहा हूँ, उसने कांपते हुए कहा। भूतनी की हंसी हवाओं में गूंज उठी। तेरा घर अब यही है, वह बोली और उसके पास आने लगी। रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। भूतनी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक साधु। रात के सन्नाटे में दूर से आती हवा की सरसराहट के बीच अजय अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। उसकी नौकरी साधारण थी और परिवार कोई नहीं। वह शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े खंडहर नुमा घर में अकेला रहता। जीवन बस रोज की दिनचर्या तक सिमट कर रह गया था। काम पर जाना, घर लौटकर खाना पीना और फिर सोना। उस रात अजय का काम कुछ ज्यादा ही देर तक चला और जब वह घर लौट रहा था तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। रास्ते में अचानक उसने सड़क किनारे एक युवती को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी में थी, लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहराते हुए हवा में उड़ रहे थे।
अजय सोच में पड़ गया, इतनी रात को यह औरत यहाँ क्या कर रही है। उसने अपनी मोटरसाइकिल धीमी कर दी और युवती के पास जाकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? कोई समस्या है? युवती ने अपनी बड़ी चमकती आंखों से अजय को देखा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि एक पल के लिए अजय उसका जवाब सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गया। जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, उसने कहा। क्या आप मुझे यहाँ से शहर तक छोड़ सकते हैं? अजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, इतनी रात में तो शहर में जाने का मतलब नहीं है, मेरे घर पास में ही है, अगर आप चाहें तो रात वहीं गुजार सकती हैं। युवती कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपकी तकलीफ न हो। अजय को उसकी सहमति सुनकर राहत महसूस हुई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर युवती को बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। सीन घर का अजीब स्वागत। घर पहुंचते ही अजय ने दरवाजा खोला और युवती को अंदर आने का इशारा किया। यह घर थोड़ा पुराना और खंडहर जैसा है, उसने हंसते हुए कहा, पर आपको एक कमरा मिल जाएगा आराम से सोने के लिए। युवती ने घर की दीवारों को घूरते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजय उसे एक कमरे में ले गया। आप यहीं आराम कर सकती हैं, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। अजय उस रात कुछ बेचैन महसूस कर रहा था। युवती की बड़ी बड़ी आंखें और उसके चेहरे की अजीब मुस्कान बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ थकावट की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। लेकिन ठीक तभी घर में एक अजीब आवाज गूंज उठी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे खटखटा रहा हो। सीन असलियत का खुलासा। अजय ने डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। उसे बाहर कुछ नहीं दिखा, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि घर में ठंडक बढ़ गई है। उसने युवती के कमरे की ओर देखा। कमरा अब पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, सिवाय एक जलती हुई मोमबत्ती के, जिसकी हल्की लौ हिल रही थी। अजय ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा और देखा कि युवती उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके नाखून बड़े बड़े और भयानक हो गए थे। वह एक खतरनाक हंसी हंस रही थी। तुम कितने भोले हो अजय, उसने कहा। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने अपने ही घर में किसे पनाह दी है। अजय की सांसें रुक गईं। तुम कौन हो, उसने कांपते हुए पूछा। मैं वो आत्मा हूं, वह चीखी, जिसे इस घर के पिछले मालिकों ने धोखे से मारा था। वर्षों से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई यहाँ आए और मैं अपनी जगह वापस ले लूं। तुमने मुझे खुद बुलाया और अब यह घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अजय को सब समझ में आ गया। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चुड़ैल अपनी सारी काली शक्तियों से अजय को जकड़ने लगी। उसकी भयानक हंसी घर के हर कोने में गूंज रही थी। अगली सुबह पड़ोसी उस खंडहर घर की ओर देखने आए। घर के दरवाजे बंद थे और खिड़कियों पर भारी धूल जम चुकी थी। किसी को पता नहीं चला कि अजय कहाँ गायब हो गया। पर उस घर के अंदर अब एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे कोई अपनी नई जीत पर खुश होकर मुस्कुरा रहा हो।
बाबा कौन कौन है उधर? ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी मैंने मेरी नानी से सुनी थी। मेरी नानी जो बांग्लादेश की निवासी थी, उस बार कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई थी। 2 साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है, वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने? बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल ताल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो। हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाएं। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। जीजा जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कुछ बोलता भी नहीं, मुझे क्यों कोसते रहते हो? तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? तभी वहाँ तुलसी आ जाती है और बोलती है, इस आदमी को तो मेरे खानदान के बारे में बोलने का मौका चाहिए। खुद तो जैसे किसी महाराजा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चलो तुम दोनों अंदर, इनके साथ बैठोगे तो तुम ऐसी फालतू की बातें सुनोगे। फिर तुलसी के कहने पर राजू और नन्हे उस रात वहीं रुक जाते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, धर्मदास बेड पर लेटे लेटे छटपटाने लगता है। धर्मदास की आवाजें सुनकर तुलसी भी हड़बड़ाकर उठ जाती है और तभी धर्मदास का शरीर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर तुलसी चिल्लाने लगती, अरे राजू, अरे नन्हे, जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारे जीजा जी उड़ रहे हैं, बचाओ उन्हें। तुलसी की बात सुनकर नन्हे बोलता है, जीजा जी उड़ रहे हैं? अला वो कोई रॉकेट है? लगता है दीदी भी पीने लगी है जीजा जी के साथ। फिर नन्हे और राजू तुलसी के कमरे में पहुंचते हैं और वहां धर्मदास को चिल्लाते और उड़ते देख हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, जीजा जी तो सचमुच उड़ रहे हैं। इससे पहले ये उड़ते उड़ते कहीं निकल ले, हमें इन्हें पकड़ कर बांधना होगा।